चलिए सुनते हैं आशा सिन्हा की लिखी कहानी बोझ। माँ ने फुसफुसाते हुए मेरे कान में कहा, साफ साफ कह दो मैं कोई बांदी नहीं हूँ। या तो मैं रहूँगी या वे लोग। ये भी कोई ज़िंदगी है? इस तरह की उल्टी सीधी बातें माँ 2 दिनों से लगातार मुझे समझा रही थी। मैं चुपचाप उसका मुख देखने में लगी। मेरी दृष्टि में पता नहीं क्या था कि माँ चिढ़कर बोली, तू मूर्ख ही रही। आजकल अपने परिवार का तो कोई करता नहीं और तू है कि बेगानों के लिए। माँ का उपदेश अधूरा ही रह गया क्योंकि अन्नू ने आकर कहा, नानी अम्मा रिक्शा आ गया। अन्नू को देखकर माँ का चेहरा कैसा रुक्ष हो गया। यह अन्नू से भी नहीं छिपा। माँ ने क्रोध से उस पर दृष्टि डाली। उसका वश चलता तो वह अन्नू, वीजू और वीनू को जला डालती। फिर कुछ देर रुककर तनिक कठोर स्वर में बोली, सामान रख दिया क्या? हाँ नानी अम्मा। अन्नू के स्वर की मिठास माँ को रिझा नहीं पाई। माँ चली गई, किंतु जाते जाते दृष्टि से ही मुझे जताती गई कि मैं बेवकूफ़ हूँ। माँ विवाह में गई थी, लौटते हुए 2 दिनों के लिए मेरे यहाँ आ गई। माँ पहली बार मेरे घर आई थी। मेरी गृहस्थी देखकर वह क्षुब्ध हो गई। माँ के मन में इंजीनियर की कल्पना एक धन्ना सेठ के रूप में थी। माँ के हिसाब से घर में दौलत का पहाड़ होना चाहिए था। हर भौतिक सुख, वैभव, साथ साथ सरकारी नौकरों की एक पूरी फौज होनी चाहिए थी। इन्हीं कल्पनाओं के कारण माँ ने मेरे लिए इंजीनियर पति चुना था। माँ की इन कल्पनाओं के लिए मैं कभी माँ को दोषी नहीं मानती। हमारे नाना जी साधारण क्लर्क थे, लेकिन वे तन मन दोनों से पूर्ण क्लर्क थे। वेतन से 10 गुनी उनके ऊपर की आमदनी थी। पद उनका जरूर छोटा था, किंतु वैभव की कोई कमी नहीं थी। हर सुविधा में पलकर बड़ी हुई माँ ने उस वैभव को कभी नाजायज़ नहीं समझा। यही कारण था कि मेरे नितांत ईमानदार मास्टर पिता से माँ का कभी तालमेल नहीं बैठा। मुझे अब भी याद है कि जब मैं मायके जाती, माँ खोद खोद कर इनकी कमाई का हिसाब पूछती, घुमा फिराकर नाना जी के सुख वैभव की कथा सुनाकर उसी पथ पर चलने का आग्रह करती। किंतु हम सभी भाई बहनों की नस नस में पिता की शिक्षा दीक्षा रच बस गई थी। विवाह भी हुआ तो पति पिता के मनोनुकूल थे। माँ के इन 2 दिनों के वास ने मेरी खुशहाल गृहस्थी में एक बड़ा कांटा चुभो दिया। आज जब सभी अपने काम पर चले गए तो रह गई रचना और माँ की बातों का जाल। रचना को दूध पिलाकर सुला देने के बाद मैं घर में बाकी काम निपटाने लगी। ज़्यादातर काम तो अन्नू ही निपटा जाती है, फिर भी गृहस्थी के तो कई अनदेखे काम हैं। सब कामों से निपटकर जब मैं अकेली बैठी तो माँ की बातें मुझे बींधने लगी। क्या हमने गलत किया है? क्या मैं रचना और आशीष का हक छीन रही हूँ? क्या इनकी इच्छाएं को मैं पूर्ण कर पा रही हूँ? मुझे अपने पति पर क्रोध आने लगा। सचमुच मैं मूढ़ हूँ। कितनी लच्छेदार बातें बनाकर मुझसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठवा दी। मुझे अपनी स्थिति अत्यंत दयनीय नहीं, असहाय लगने लगी। माँ के आने से पूर्व भी तो परिस्थितियाँ यही थी। सब बच्चे अन्नू, वीजू, वीनू साथ रहे, किंतु आज उनका रहना असहाय क्यों लग रहा है? मन बार बार अतीत में भटकने लगा। 3 साल पहले की घटना मेरे मन मस्तिष्क पर अब भी स्पष्ट रूप से अंकित थी। रचना तब होने वाली थी। होली की छुट्टियां हो चुकी थी। उसी दिन हमें अपनी बड़ी ननंद के यहाँ जाना था, किंतु वह जाना सुखद नहीं हुआ। उस दिन बिजली का धक्का लगने से उन्हें बचाते हुए जीजी और भाई साहब दोनों मृत्यु के घरास बन गए। रह गए बिलखते विलाप करते उनके बच्चे अन्नू, वीजू और वीनू। सब कुछ समाप्त हो गया। आज के युग में हर व्यक्ति अपने ही में इतना लिप्त है कि दूसरे की जिम्मेदारी का करुणा क्रंदन मन को विचलित कर दे रहा था। रात्रि के सूनेपन में मेरे पति ने मुझसे लगभग रोते हुए कहा, आभा क्या तुम इन बच्चों को संभाल सकोगी? मैं पल भर के लिए जड़ हो गई। कितनी जोड़ तोड़ से तो अपनी गृहस्थी चला रही हूँ, उस पर 3 बच्चों का बोझ। मैं कुछ उत्तर नहीं दे पाई। अपना स्वार्थ बार बार मन पर हावी हो जाता। वे अतीत की कथाएं गा गा कर मेरे हृदय में सहानुभूति जगाना चाह रहे थे। अंत में उन्होंने कहा, अपने लिए तो सभी जीते हैं, किंतु सार्थक जीवन उसी का है जो दूसरों के लिए जिए। अंतोतगत्वा बच्चे हमारे साथ आ गए। घर बाहर सभी हमारी प्रशंसा करते, किंतु मेरा मन अपने स्वार्थ के लिए रह रहकर विचलित हो जाता। फिर धीरे धीरे सब सहज होने लगा। इसमें सर्वाधिक हाथ 17 वर्षीय अनु का था। उन लोगों के आने के बाद हम पारिवारिक बजट बना रहे थे। तभी मामी आ जाऊं कहती हुई अनु आ गई। उस समय उसका आना अच्छा नहीं लगा था, किंतु कुछ कह ना पाई। मामी मेरी ओर देखकर उसने कहा था, आपका बजट बनाते देखकर मैं चली आई हूँ। अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। नहीं नहीं बेटी, कहो क्या कहना चाहती हो, रचना ने कहा। आप रामलाल की छुट्टी कर दो।
एक आदमी के खाने में कम से कम 2000 रुपये तो खर्च हो ही जाते हैं। मेरे प्रतिरोध के बाद भी वह नहीं मानी और रामलाल की छुट्टी कर दी। अन्नू ने न केवल रामलाल का बल्कि मेरा भी कुछ काम संभाल लिया था। उसके बाद रचना का जन्म हुआ। रचना के जन्म पर अन्नू ने मेरी जो सेवा की उसकी क्या मैं कभी कीमत चुका पाऊंगी। रचना के आने से खर्च का बोझ बढ़ गया। उसी दिन शाम को अन्नू ने आकर कहा, मम्मा मेरी एक टीचर ने बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर खोला है। प्रति घंटा 300 रुपये के हिसाब से वे अभी पढ़ाने के लिए देंगी। बहुत सी लड़कियां वहां जा रही हैं, मैं भी कल से जाऊंगी। हम लोगों ने कितना समझाया पर वह नहीं मानी। अपनी बीए की पढ़ाई, घर का काम, ऊपर से ये मेहनत, किंतु वह दृढ़ रही। इनके हृदय में अन्नू के इस कार्य के लिए जो भाव रहा वह मेरे हृदय में समाज का भय ही ज़्यादा था। दुनिया मुझे क्या कहेगी, बड़े यत्न से अच्छाई का जो मुखौटा मैंने ओढ़ा है वह क्या लोगों की आलोचना सह सकेगा। पर वह प्रतिमा अपनी सारी कमाई मेरे हाथ पर रख देती, कितना कहने पर भी 1 पैसा तक ना लेती। ये देखकर मैं लज्जित हो उठती। वीनू भी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम ट्यूशन करता। उन्होंने बहुत मना किया पर बच्चों का एक ही नारा था, मेहनत करते हैं, चोरी तो नहीं। 3 साल देखते देखते बीत गए। आशीष और रचना दोनों की जिम्मेदारियों से मैं मुक्त थी। वह अपने अग्रजों के पदचिह्नों पर चल रहा था। कक्षा में वह कभी पीछे नहीं रहा। मेरी आंखों के सामने बारी बारी से अन्नू, वीनू और वीजू का चेहरा घूम जाता, उसके साथ साथ आशीष का भी। क्या इन बच्चों को घर से निकाल दूं? मेरा बाह्य मन हाँ कहता, 3 का खर्च तो कम होगा, किंतु अंतर्मन मुझे धिक्कारता। कल अगर हम दोनों नहीं रहे तो आशीष और रचना भी इसी तरह फालतू हो जाएंगे। मैं फफक फफक कर रोने लगी। क्या बात है मामी, रो क्यों रही हो? अन्नू के कोमल स्वर से मेरी तंद्रा भंग हो गई। शाम हो चुकी थी। माँ ने कितना अत्याचार किया मात्र 2 दिनों में। आशीष और रचना को छिपाकर हर चीज़ खिलाना चाहती थी, बार बार बच्चों को उल्टी सीधी बातें सिखाती। मैं अन्नू की ओर देखने लगी। मुझे लगा अन्नू नहीं, मेरी रचना बड़ी हो गई है और हम दोनों के अभाव में माँ की दी हुई मानसिक यातनाएं भोग रही है। मैंने अन्नू को हृदय से लगा लिया। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मुझे आपसे अलग कौन कर रहा है? अन्नू ने हंसकर कहा। किंतु इसे जाना तो होगा ही। ये करण स्वर मेरे पति का था। पता नहीं कब आ गए थे। क्या? मैंने अपराधी भाव से पूछा। अन्नू का विवाह पक्का हो गया है। मेरे अधीक्षक ने अपने पुत्र के लिए स्वयं आज इसका हाथ मांगा है। दहेज में कुछ देना नहीं पड़ेगा। अन्नू सिर झुकाकर रोने लगी। मेरे हृदय पर से एक बोझ हट गया। उसे हृदय से लगाकर मैं भी खुशी में रो पड़ी।